चैप्टर 59 ओजस्वी के खिलाफ साजिश। रेनिका वही खड़ी होकर राजवीर की बातों के बारे में काफी देर सोचती है और फिर अपनी पॉकेट से फोन निकालकर एक मैसेज सेंड करती है राजवीर के पास। राजवीर के निकलने के बाद रेनिका भी पीछे पीछे उस क्लास से बाहर निकलती है कि तभी लकी की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है। लकी को लगता है कि शायद राज हमें ने उसे किसी काम के लिए बुलाया था, ऐसा तो नहीं कि राजवीर अब उसे परेशान कर रहा है। लकी तुरंत रेनिका विनीता की तरफ बढ़ते हुए उसे आवाज लगाकर रोकता है और फिर बोलता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तुम और राजवीर एक साथ एक रूम से बाहर आ रहे हो, क्या वो तुम्हें तंग कर रहा है? मुझे नहीं लगता कि बेवजह तुम उससे मिलने जाओगी। इस बात पर रेनिका थोड़ा सा परेशान होती है और फिर जवाब देती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उसने मुझे नहीं बुलाया था, वो तो हम अचानक ही इस रूम में मिल गए थे। मैंने देखा कि वॉशरूम में पहले से ही था, फिर वो मुझे देखकर खुद ही क्लासरूम से बाहर आ गया, मैं बाहर आ गई, बस इतनी सी बात है। लकी इस बात पर राजवीर की तरफ देखते हुए बोलता है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम भी चीजें हम लोगों से कह सकती हो, तुम्हें परेशान होने की शराबी जरूरत नहीं है, हम इसकी हड्डियां तोड़कर एक कर देंगे। रेनिका इस बात पर बोलती है, नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, फिलहाल मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? रेनिका राजवीर के पास एक फोटो भेजती है। राजवीर को ओपन करके देखता है तो किसी लड़की की फोटो होती है। वो तुरंत उससे सवाल करता हुआ मैसेज करता है, ये कौन है और इसकी तस्वीर तो मेरे पास क्यों भेज रही हो? मैं साफ साफ जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें मेरा सौदा मंजूर है या नहीं। रेनिका इस बात पर दोबारा मैसेज करते हुए बोलती है, ज्यादा अपने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी लड़की का नाम हो जैसे है, अगर तुम इसे ओमकार की लाइफ से और मेरे रास्ते से हटाने में मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि वो सारी फोटोज और वीडियोस लाकर दे दूंगी। राजवीर बात पर मुस्कुराता है और फिर दोबारा मैसेज टाइप करते हुए लिखता है, अच्छा तो मतलब तुम मान गई हो, लेकिन ये बताओ कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे करूं, मैं कैसे यकीन करूं कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगी आखिर में जाकर। इस बात पर रेनिका रिप्लाई करती है, देखो मैं जो तुम्हें काम करने के लिए कह रही हूँ वो मैं किसी और से भी करा सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा काम मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता, तो तुम्हारे पास मेरे ऊपर भरोसा करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। अगर इसके बाद भी तुम्हें कोई सवाल करना है तो हम यह मैटर यहीं खत्म करते हैं। राजवीर रेनिका की इस बात पर थोड़ी देर सोचता है और फिर जवाब देता है, ठीक है मुझे डील मंजूर है, मैं तुम्हारा काम करूंगा और तुम मेरा। फिलहाल अभी मुझे ये बताओ कि मुझे करना क्या होगा और ये लड़की कहाँ मिलेगी मुझे? रेनिका इस बात पर रिप्लाई करती है, सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक एड्रेस भेजती हूँ, वहां पहुंचे ओजस्वी को वही बुला लूंगा और मुझे उम्मीद है कि वह मेरी बात नहीं टालेगी, आएगी जरूर। तुम्हारा सबसे पहला टास्क होगा कि तुम उसका दिल जीतोगे, उस पर भरोसा बनाने की कोशिश करोगी। अगर एक बार वो तुम पर जरा सा भी भरोसा करने लगी, इसके बाद तुम्हारे लिए सारे काम आसान हो जाएंगे। कुल मिलाकर इंसानों की अच्छाई उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, तो तुम उसकी कमजोरी पर फोकस करो। राजवीर इस बात पर थोड़ा सा सोचने के बाद जवाब देता है, ठीक है तुम चलो मैं आता हूँ, मुझे एड्रेस सेंड कर देना। रेनिका राजवीर से बात कर ही रही होती है कि अचानक वो अभय से टकराती है और उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिरने ही वाला होता है कि अभी झट से अपने घुटने मोड़ते हुए बैठ जाता है और उसका फूल कैसे कर लेता है। फोन सीधा करके वह देखता है कि किसी का मैसेज आ रहा होता है, ऊपर नाम सिर्फ आरवी लिखा होता है, लेकिन वो मैसेज का एक भी पार्ट पढ़ पाता कि उसके पहले ही रेनिका जल्दी अपने फोन उसके हाथ से ले लेती है। अभय इस तरह अचानक उसके फोन ले लेने से एक बार सोचता है, लेकिन दूसरे ही पल वो थोड़ा सा मजाक के मूड में आते हुए बोलता है, देखा तुमने कितना अच्छा कैच करता हूं मैं, तुम्हारा फोन ऑलमोस्ट गिर ही चुका था लेकिन मैंने एंड पॉइंट पर उसे कैच कर लिया, बताओ कैसा है मेरा कैच? रेनिका इस बात पर एक घबराई हुई सी मुस्कुराहट के साथ अभय को जवाब देती है, इट्स रियली ऑसम, वेरी गुड। इतना बोलने के बाद वो जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते हुए बाहर की तरफ निकलने लगती है। अभय पीछे मुड़कर उसे तब तक देखता है जब तक वो नजर आती है और फिर वो खुद से बात करते हुए बोलता है, इतना ज्यादा क्यों घबराई हुई है, चल गया है इसके दिमाग में आखिर? और ये आरवी कौन है जो इसके पास मैसेज कर रहा था? मैं तो सिर्फ राजवीर को ही जानता हूँ, लेकिन राजवीर से बात क्यों करेगी? शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हो रही है, राजवीर को तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, फिर उससे बात करना मुमकिन ही नहीं है। खैर जाने दो, मुझे लगता है मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। इतना बोलने के बाद अभय आगे की तरफ बढ़ जाता है। इधर रेनिका ओजस्वी के पास कॉल करती है। वो जयश्री जो आराम से अपने बेड पर लेटी हुई होती है, अचानक से अननोन कॉल आते हुए देखकर सोचने लगती है, ये किसकी कॉल हो सकती है? कहीं ओमकार तो कोई नया पैतरा नहीं अपना रहा है बात करने के लिए? लेकिन वो नए नंबर से कॉल क्यों करेगा? अपने फोन से भी तो कर सकता है, वो कौन सकता है आखिर? मुझे एक बार उठाकर देखना ही चाहिए। एक बार सोचने में ही वजह से टाइम निकाल देती है और फोन अपने आप कट जाता है। उधर से रेनिका खुद बात करती हुई बोलती है, ये पागल लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? इतना बोलने के बाद वह दोबारा से ओजस्वी के पास कॉल करने लगती है। इस बार थोड़ी देर बाद जाने के बाद मुझे तुरंत फोन उठाते हुए अपने कान में लगाती है और बहुत ही खामोशी से सुनने लगती है। 2 मिनट उधर से आवाज ना आने पर रेनिका खुद ही बोलती है, हाय ओजस्वी, ये मैं हूँ रेनिका, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा फ्री टाइम होगा मेरे लिए प्लीज? ओजस्वी को समझ नहीं आता कि आखिर इसे मुझसे क्या काम हो सकता है। इस बात पर थोड़ी देर सोचने के बाद ओजस्वी बोलती है,
क्या कोई बहुत जरूरी बात थी? मेरा मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये तो तुम्हें पता ही होगा ना। और फिर तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? रेनिका इस बात पर बोलती है, अरे यार प्लीज बात को समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैं तुम्हें बुला रही हूँ। प्लीज क्या थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ सकती हो? मैं एक कैफे में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे कुछ क्लियर करना था तुमसे और वो बात फोन पर नहीं की जा सकती है, इसीलिए मैं तुम्हें सामने से बुला रही हूँ। ओजस्वी इस बात पर थोड़ी देर सोचती है और फिर बोलती है, क्या तुम अभी हॉस्टल नहीं आ रही हो? हम हॉस्टल आने के बाद भी तो बात कर सकते हैं। मैं इस तरह बाहर जाऊंगी तो मेरे दोस्त मुझसे नाराज हो जाएंगे। आज मैं कॉलेज भी नहीं गई थी, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी हॉस्टल आने के बाद ही हम बात करेंगे आराम से। रेनिका इस बात पर ओजस्वी को थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए बोलती है, मैं भी कितनी बेवकूफ हूं ना, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें एक बार बुला लूंगी तो तुम आ जाओगी। मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव करती आई हूं। ऐसे में तुम मुझे माफ भी कैसे करोगी और मेरी बात भी कैसे मानोगी? खैर जाने दो, अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो बात भी इतनी कोई जरूरी नहीं है। कभी टाइम मिला तो मैं बात करूंगी तुमसे जरूर, फिलहाल अभी यह बात यहीं खत्म करते हैं। ओजस्वी थोड़ा सा सोचने के बाद जवाब देती है, अच्छा सुनो, इस तरह बात तो मत करो, तुम मुझे एड्रेस सेंड करो, मैं थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। और वैसे भी अब डूब जाने को है, मुझे धूप में बाहर निकलने से मना किया गया था। मैं तुम्हें आकर मिलती हूँ। ओजस्वी की यह बात सुनने के बाद रेनिका बहुत खुश होती है और एक्साइटेड होते हुए बोलती है, मैं तुम्हें अभी एड्रेस सेंड करती हूँ, तुम जल्दी वहीं आ जाना। इतना बोलने के बाद वो ओजस्वी के पास एड्रेस सेंड करती है और फिर खुद से बात करते हुए बोलती है, देख लेना ओजस्वी, एक दिन तुम्हारी है अच्छा ही तुम्हारे ऊपर कितना भारी पड़ेगी। तुम्हारा यहाँ आना तुम्हारी बर्बादी की तरफ पहला कदम होगा। खैर मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है तुम्हारे इस बर्बादी का। आखिर तुमने मुझसे मेरे होमगार्ड को छीनने की कोशिश की है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ सकती हूँ। इतना बोलने के बाद वो राजवीर के पास मैसेज कर देती है कि ओजस्वी थोड़ी ही देर में हॉस्टल से निकली थी और इधर मुझसे मिलने के लिए आएगी, तुम रेडी रहना और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा मौका होगा, उसका विश्वास जीतने के लिए इसकी मदद करोगे तो वो फिर किसी की बात नहीं मानेगी कि तू इस कदर बुरे हो। राजवीर भी इस बात पर रिप्लाई कर देता है, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बस उस लड़की का इंतजार है, मुझे ऐसे ही इधर आएगी हमारी प्लानिंग शुरू हो जाएगी। खैर क्या करने वाले थे राजवीर और रेनिका मिलकर ओजस्वी के साथ? रेनिका ने आखिर ऐसा क्या प्लान कर रखा था ओजस्वी के लिए? क्या ओजस्वी की जिंदगी में कोई नई मुसीबत आने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए फर्स्ट ईयर हॉस्टल लव लाइफ स्टोरी दिल। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। हैंड वेविंग चैप्टर 60 मुसीबत में ओजस्वी। शाम हो चुकी थी और राजवीर बहुत ही बेसब्री से ओजस्वी का इंतजार कर रहा था कि वो कब आएगी और कब उसकी प्लानिंग स्टार्ट होगी। इधर ओजस्वी जाने के रेडी हो ही रही होती है कि तभी रूम पर श्रेया और माहिरा आ जाते हैं। ओजस्वी को इस तरह तैयार होते देख श्रेया बोलती है, हे क्या तुम अब ठीक हो? और तुम इस तरह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। ओजस्वी इस बात पर कोई भी जवाब देती कि उसके पहले ही उसके दिमाग में बात आती है कि अगर वो उन्हें सच बताएगी तो और भी बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ओजस्वी थोड़ा सा सोचकर बोलती है, वो मैं रमन से मिलने जा रही हूँ, तो जल्द आ जाऊंगी, तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बात पर श्रेया बोलती है, लेकिन रमन तो अभी तक हमारे साथ था, फिर उसने तुम्हें कब बुलाया? और हम लोगों से तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। ओजस्वी थोड़ा सा बात को संभालते हुए बोलती है, हाँ शायद उसने तुम लोगों से नहीं कहा होगा, लेकिन मैंने ही उसे मैसेज किया था कि सुबह से रूम पर बैठे बैठे ऊब गई हूँ, मुझे कहीं ले चले, तो उसने कहा कि मैं लोकेशन सेंड करता हूँ, तुम वहीं आ जाओ। ओजस्वी की यह बात तो दोनों मान जाते हैं और फिर तैयार होने में उसकी हेल्प करने लगते हैं। ओजस्वी अपने मन में अपने दोनों दोस्तों को सॉरी बोलते हुए सोचती है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम दोनों को इस तरह झूठ बोलकर बाहर जा रही हूँ, लेकिन मैं पहले से ही बहुत देर कर चुकी हूँ। अगर अब तुम दोनों को सच बताऊंगी तो हो सकता है कि तुम दोनों मुझे वहां जाने ना दूं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा कि शायद कोई बहुत जरूरी बात है तभी वो मुझे बुला रही है, वरना तो वो ऐसे कभी मुझे नहीं बुलाती। श्रेया ओजस्वी को इतना ज्यादा सोचते हुए देख बोलती है, क्या हुआ तुम्हें, इतना ज्यादा क्या सोच रही हो? अगर रमन ने बुलाया है तो तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, जाओ जल्दी जाओ, वो पहले से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, देखना। ओजस्वी इस बात पर एक अच्छी सी स्माइल करके अपने दोस्तों की तरफ देखती है और बिना कोई जवाब किए रूम से बाहर की जाती है और जल्दी जल्दी हॉस्टल से बाहर आने लगती है। थोड़ी दूर आने के बाद वजह से अपने दोनों तरफ देखकर रोड क्रॉस करती है और फिर एक टैक्सी पकड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। तब से थोड़ी दूर चली ही होती है कि अचानक से रुक जाती है। ओजस्वी टैक्सी से बाहर झांक कर देखती है तो कुछ लड़के होते हैं जिन्होंने टैक्सी को घेर रखा होता है, और वो लोग लाख मना करने के बाद भी ओजस्वी के आसपास आकर बैठ जाते हैं। मुझे भी उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। टैक्सी ड्राइवर टैक्सी को रोकते हुए नीचे उतरता है और बोलता है, एक बार बोलने से तुम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? चलो जाओ यहाँ से, उतरे, नीचे देख नहीं रहे हो एक लड़की बैठी है, तुम लोग इस तरह इस पर नहीं बैठ सकते, उतरो वरना अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। इस बात पर एक लड़का अपने बैग से एक गन निकालता है और टैक्सी ड्राइवर की तरफ से दिखाते हुए बोलता है, तेरी बकवास मैं काफी देर से सुन रहा हूँ, लेकिन अब तुम मेरी बात सुनेगा और मैं जो कहूंगा वही करेगा, वरना यही तुझे हमेशा के लिए सुला दूंगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी, समझे?
गंदे कर दो टैक्सी ड्राइवर एकदम से दर्शाया जाता है और ना चाहते हुए टैक्सी में जाकर बैठ जाते हैं। ओजस्वी भी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फिर वह टैक्सी से नीचे उतरने लगती है कि तभी एक लड़का उसका हाथ पकड़ के टैक्सी ऑनकमिंग टैक्सी में बिठता है और बोलता है, जल्दी से टैक्सी चालू कर और हम जहां कह रहे हैं वही लेकर चल। उन लोगों की यह बात सुनकर टैक्सी ड्राइवर ना चाहते हुए भी टैक्सी स्टार्ट करता है और उन लोगों के बताए डायरेक्शन में चलने लगता है। ओजस्वी बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है और वह लोगों से बोलती है, कौन हो तुम लोग, क्या कर रहे हो, ये टैक्सी रोको, मुझे उतरना है नीचे वरना अभी पुलिस को कॉल करूंगी, हटो जाने दो मुझे। इस बात पर उनमें से एक लड़का ओजस्वी के बालों को थोड़ा सा छूते हुए बोलता है, हमने सुना है कि तुम बहुत ही आसानी से किसी के भी साथ रात गुजार लेती हो। ओजस्वी उस लड़की का हाथ झटकते हुए बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, मुझे जाने दो यहाँ से वरना मैं सच में पुलिस को कॉल कर दूंगी और तुम लोगों की इतनी पिटाई होगी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। इस बात पर दूसरा लड़का बोलता है, अरे क्या तुम हमें पहचान नहीं रही हो, हम तो तुम्हारे कॉलेज के ही है और इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं है, अभी हाल ही में तुम ओमकार के रूम में रात गुजार के आए हो, तो हम लोगों में क्या प्रॉब्लम है, हम भी ओमकार से कम नहीं है, बस एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करो, वादा करते हैं पूरी तरह से संतुष्ट कर देंगे तुम्हें। इस बात पर ओजस्वी और भी ज्यादा डर जाती है और उन लोगों को इधर उधर धक्का देते हुए चलती टैक्सी से नीचे कूद जाती है और वो लोग तुरंत टैक्सी रुकवाकर खुद भी नीचे उतर जाते हैं। ओजस्वी के इस तरह टैक्सी से नीचे कूदने की वजह से उसे काफी चोट भी आ जाती है, उसके हाथ और पैरों में भी चोट लग जाते हैं। वो उठकर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगती है। वो लड़की भी हो ओजस्वी का पीछा करने लगते हैं और पीछा करते हुए बोलते हैं, अरे क्या हुआ, तुमने जवाब नहीं दिया, क्या तुम शर्मा रही हो, देखो अगर शर्मा रही हो तो बता दो हमें, हम एक एक करके तुम्हारे पास आएंगे। इतना बोलने के बाद वो लड़के जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। ओजस्वी को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो उन लोगों से कैसे पीछा छुड़ाए। मुझे श्री अपनी पॉकेट से अपना फोन निकलती है और किसी को कॉल करती थी, उसके पहले ही उसकी नज़र नेटवर्क पर जाती है। उसके फोन में जरा भी नेटवर्क नहीं होता है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलती है, हे भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं किस एरिया में लेकर आए हैं मुझे ये लोग, यहाँ तो जरा भी नेटवर्क नहीं है, अब क्या होगा मेरा, मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। मैं किसी को कांटेक्ट करूंगी तो कैसे, अपना एग्जैक्ट लोकेशन तो मैंने अपने दोस्तों को भी नहीं बताया है, उनसे भी झूठ बोलकर आई हूं मैं यहाँ तक। इतने में वो लड़के ओजस्वी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पुलिस ने अपना एक कदम पीछे लेते हुए बोलती है, देखो दूर हो तुम लोग मुझसे, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, यहाँ से पुलिस स्टेशन तक घसीटूंगी। लेकिन उन लड़कों में से कोई भी अपने कदम नहीं होता और एक एक कदम हो जैसे की तरफ बढ़ाए जा रहे थे। ओजस्वी भी अपनी आंखें बंद करके एक एक कदम पीछे की तरफ ले रही होती है और सीधे एक पेड़ में जाकर टकरा जाती है और वहीं रुक जाती है और उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, देखो प्लीज मुझे जाने दो, ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो, प्लीज जाने दो मुझे, मैंने क्या बिगड़ा है तुम लोगों का। बोलो कोई जवाब ना देते हुए ओजस्वी की तरफ बढ़ते हैं और फिर उसके काफी करीब जाने के बाद एकदम से रुक जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का हो जैसे की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है, लेकिन ओजस्वी हार ना मानते हुए एक जोरदार लात उसके पेट पर मरती है और वो थोड़ी दूर पर जाकर गिरता है। उस लड़के को मारने के बाद ओजस्वी एक सेकंड की भी देरी किए बगैर वहां से भागते हुए आगे की तरफ निकलती है, लेकिन तभी एक पत्थर में जा टकराती है और वापस से नीचे गिर जाती है और वह लड़की जो दोबारा से उसका पीछा कर रहे होते हैं उसके पास पहुंच जाती है। अब ओजस्वी ने पूरी तरीके से होप को दी थी कि शायद ही आज उसे कोई बचा सकता है। उनमें से एक लड़का काफी गुस्सा होते हुए बोलता है, बहुत हाथ पैर जलते हैं ना तुम्हारी, आज का ये दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे यादगार और खौफनाक दिन होगा। इतना बोलने के बाद वो ओजस्वी की तरफ दोबारा से बढ़ने लगते हैं और इसमें जमीन पर लेटी हुई अपने शरीर को थोड़ा थोड़ा खिसकाने लगती है। वो लड़की ओजस्वी के एकदम करीब पहुंचकर उसे छूने की कोशिश करते ही है कि तभी कोई एक जोरदार लात पीछे से उन्हें मारता है। ओजस्वी बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है, मुझे अपनी आंखें खोलकर देखती है तो एक लड़का जो देखने में भी काफी अच्छा लग रहा होता है वो चारों लड़कों को एक साथ पीटने लगता है। पीटते हुए बोलता है, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई किसी लड़की को इस तरह परेशान करने की, यह रोड तुम्हारे बाप की है क्या, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या, किसी भी लड़की को इशारा परेशान करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि पुलिस तुम्हारा क्या हाल करेगी। इतना बोलने के बाद वो लड़का उन चारों को एक एक करके पीटने लगता है और काफी देर तक उन्हें पीटता है बिना कुछ बोले। थोड़ी देर पीटने के बाद वो लड़के और सॉरी बोलते हुए दूसरी तरफ भाग जाते हैं। मुझे सी जिसकी सांसें एकदम से रूठ चुकी होती है उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि सुनसान सी रोड पर कोई उसकी मदद करने के लिए भी आ गया। उन लड़कों को मारने के बाद वो लड़का ओजस्वी के पास आता है और बोलता है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, कहीं चोट तो नहीं लगी, और ये लड़की कौन है, इस तरह तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। इस बात पर हो जैसी बहुत ही घबराई हुई सी बोलती है, मुझे मुझे कुछ भी नहीं पता कि यह लोग कौन थे और कहां से आए थे, मैं तो बस अपनी एक दोस्त से मिलने के लिए जा रही थी, मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इतना बोलने के बाद ओजस्वी रोने लगती है। तभी वो लड़का अपने पॉकेट से रुमाल निकालते हुए ओजस्वी की तरफ बढ़ाता है और बोलता है, देखो एक बात मैं तुम्हें साफ कह देना चाहता हूँ, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये जरूर कोई साजिश थी, मुझे लगता है कि तुम्हें सतर्क रहने की जरूरत है।
उस लड़की के मुंह से यह बात सुनते ही ओजस्वी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक लड़का आता है जिसका नाम है ओमकार, और वह सोचने लगती है कि यह कितना घटिया इंसान है, पता नहीं और कितना ज्यादा गिरेगा। ओजस्वी को इतना ज्यादा सोचने देखकर वो लड़का अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, खैर, मेरा नाम है राजवीर, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल सेफ हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, बताओ तुम कहाँ जाना चाहोगी। इस बात पर ओजस्वी राजवीर की तरफ देखते हुए बोलती है, थैंक यू राजवीर, थैंक यू सो मच, अगर आज तुम नहीं आते तो पता नहीं क्या होता मेरे साथ। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ ऐसे लोग भी रहते हैं, वरना मैं कभी इस तरह अकेले नहीं आती। राजवीर इस बात पर दोबारा बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, दुनिया बहुत बदल चुकी है, अब लड़कियां भी हर जगह सेफ है। मैंने तुम्हें कहा ना, ये जरूर किसी की सोची समझी साजिश थी, यह कोई इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि तुम्हारे अलावा भी यहाँ बहुत सारी लड़कियां आती जाती है, और भी रात तक, अभी तो ठीक से 8 बजे भी नहीं बजे हैं। ओजस्वी राजवीर की इस बात पर थोड़ा सा सोचते हुए बोलती है, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, यह एक साजिश ही थी जो किसी बहुत घटिया इंसान ने मेरे लिए की थी। जो कुछ भी हुआ इसके लिए उसे जवाब देना ही होगा, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। राजवीर इस बात पर मुस्कुराते हुए ओजस्वी की तरफ देखता है और अपने मन में बोलता है, अब लगाना तीर जाकर सीधी निशानी पर, अब कल तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे कॉलेज का स्टूडेंट हूं, तो तुम मेरे और भी करीब होगी और मैं अपनी मंजिल के करीब। इतना सोचने के बाद राजवीर तुरंत दोबारा बोलता है, अच्छा बताओ मुझे, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं, बताओ मुझे, कहाँ रहते हो तुम। इस बात पर सामने से आती हुई टैक्सी को देखकर ओजस्वी अपने आंसुओं को पूछती है और बोलती है, नहीं अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो गुंडे भी यहाँ से चले गए हैं, तो मुझे लगता है कि मैं वापस अपने रूम पर जा सकती हूँ। वैसे तो मैं अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहे थे, लेकिन अब मैं नहीं जाऊंगी, मुझे वापस अपने रूम पर जाना ही होगा। एक बार फिर से मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहूंगी, तुमने अपनी परवाह किए बगैर आज मुझे बचाया है, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, और कभी अगर मौका मिला तो मैं तुम्हारी मदद भी जरूर करूंगी, थैंक यू अगेन एंड अगेन। राजवीर इस बात पर मुस्कुराते हुए टैक्सी रुक आता है और फिर ओजस्वी को इशारे से उसमें बैठने के लिए कह देता है। ओजस्वी टैक्सी में बैठती है और बहुत ही ज्यादा गंभीर सोच में डूबी हुई आगे की तरफ बढ़ जाती है। राजवीर ओजस्वी के जाने के बाद अपनी गर्दन पर हाथ लगाते हुए बोलता है, मैंने तस्वीर में जितना देखा था ये तो उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। शेर, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुम्हें भी बहुत जल्द अपना बना लूंगा, क्योंकि मुझे बहुत कम लोग ही पहली नजर में पसंद आते हैं। खैर, क्या होने वाला था कल कॉलेज में नया तमाशा, क्या ओजस्वी जो कुछ भी आज उसके साथ हुआ था इस चीज को लेकर ओमकार से सवाल करने वाली थी। जानने के लिए सुनते रहिए फर्स्ट ईयर हॉस्टल लव लाइफ स्टोरी। दिल तो मिलते हैं दोस्तों कल रात 7 बजे।